गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं। एक नया सेशन हम लेके आए हैं आप सबके लिए जिसका नाम है फोटोन क्वांटा ऑफ फिजिक्स। इसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स को जितना मिनिमम टाइम के अंदर हो सके थ्योरी, ओनली थ्योरी डिस्कशन होगा इसके अंदर। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो शीट वाला जो सेक्शन है हमारा उसके अंदर चल ही रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी का डिस्कशन अपन करेंगे, जो बेसिक थ्योरीज हैं, और क्विक रिवीजन अपन करना चाहेंगे इन लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1D मोशन के लिए अपना क्वांटा फिजिक्स का। ठीक है, देखो जो पॉइंट्स अपन कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। पहले दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल तथा वेग करेंगे। ताक्षणिक चाल एंड वेग, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी कवर करेंगे। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी कवर करेंगे बच्चों। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ताक्षणिक एंड औसत त्वरण कवर करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समरूप या फिर समान भी आप कह सकते हैं। ठीक है, समान त्वरित गति और एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, असमरूप त्वरित गति या फिर असमान त्वरित गति कह सकते हो आप। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति कवर करेंगे। और रिलेटिव मोशन, एक विमीय सापेक्ष गति देखेंगे अपन 1D मोशन के अंदर। 2D मोशन का जो सेक्शन है रिलेटिव मोशन के अंदर, वो जो जब उसका क्वांटा आएगा तो उसके अंदर कवर करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस है, ग्राफिक के अनुलेखन। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखो बच्चों, दूरी तथा विस्थापन की चर्चा कर रहे हैं अपन। डिस्टेंस इज एक्चुअल पार्ट लेंथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल और बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, दूरी किसी कण या वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, टोटल पथ आपको लेना होगा। ठीक है ना, आगे देखिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, किसी कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है या होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। यदि मैं आई थिंक पेन ले लेते हैं अपन, स्टार्ट करें। क्विक रिवीजन है, जितना क्विक हो सकेगा मेरे से मैं उतना क्विक चलूंगा अब। ठीक है, अब देखिए आप, यदि मैं यहाँ पे A पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे B पॉइंट लेता हूँ, ये वाली दूरी की जब मैं बात करूँ तो ये दूरी क्या है बच्चों, विस्थापन। ठीक है बच्चों, ढेर सारे ग्राफ से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल की पोर्शन जितना ज़्यादा हो सके मैं कम रखूँगा, लेकिन जो हमारे फिजिक्स एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं और मैंने भी जितने भी सॉल्यूशन किए हैं क्वेश्चंस के, उससे कुछ पॉइंट्स मेरे को मिले हैं, उन सारे पॉइंट्स का डिस्कशन मैं यहाँ करूँगा। आपको बताऊँगा उन चीज़ों को जिस चीज़ के बारे में आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है न्यूमेरिकल करते समय। चलिए, ये जो मिनिमम जो दूरी है ये होगा विस्थापन। ठीक है, अब देखो ये मान लो ये आपके बीकानेर है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, आपके जयपुर है। ठीक है, न्यूनतम दूरी। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा, यदि मैं एरोप्लेन की बात करूं तो देखिए एरोप्लेन यहाँ से फ्लाई किया और डायरेक्टली जयपुर में लैंड कर गया। ठीक है बच्चों, एरोप्लेन बीकानेर से फ्लाई किया और जयपुर में लैंड कर गया। तो एरोप्लेन जो तय कर रहा है बच्चों, वो क्या तय कर रहा है, विस्थापन तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन या फिर बस आप ले लीजिए। ट्रेन और बस की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये डिफाइंड रूट्स होते हैं इनके पास, कि भाई इस रोड से आपको जाना है, इस रेलवे ट्रैक से आपको जाना है। तो वो जो भी चीज़ तय करेंगे वो चीज़ क्या होगी, वो दूरी तय करेंगे। क्या तय करेंगे बच्चों, दूरी तय करेंगे। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर होता है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पे चला, फिर C पे आ गया, फिर D पे आ गया। ठीक है, A से B पे, B से C पे, C से D पे। अब आपसे पूछा जाएगा दूरी क्या होगी, तो दूरी मान लो ये वाला, ये और ये, इन तीनों का क्या करना है आपको, जोड़ना है, सम करना है आपको। ठीक है, यदि विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन देखो, न्यूनतम दूरी होगी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु अपना क्या है A, अंतिम बिंदु क्या है D। न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए। ये क्या ये दूरी न्यूनतम नहीं होगी बच्चों, देखिए ध्यान से, ये वाली दूरी जो होगी ये न्यूनतम होगी। तो विस्थापन के लिए अपने को लेना पड़ेगा ट्रिपल डैश वाली जो डिस्टेंस है उसको। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एक पार्टिकल नॉर्थ में ट्रेवल किया, फिर पार्टिकल ईस्ट में ट्रेवल किया,
फिर वर्टिकली अपवर्ड ट्रेवल किया। तो वर्टिकली अपवर्ड जब हो जाएगा तो आपको ऐसे नहीं लेना है, वर्टिकली अपवर्ड आप खुद सोच के देखिए, आप क्या मान के चल रहे हो कि आप जिस पेपर के ऊपर लिख रहे हो उस पेपर के अंदर नॉर्थ आएगा, ठीक है, साउथ आएगा, ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड आपको उस प्लेन के कॉपी के ऐसे, ठीक है ना, कॉपी के ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ और कॉपी के अंदर वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लूँगा इसको, तो मेरे पेन की जो निब है, अब पेन की जो निब है वहाँ तक वो आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको यहाँ से पूछा जाए कि विस्थापन क्या है, ये अंतिम स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ये पॉइंट अपने लिए, ठीक है। क्विक रिवीजन चल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे ए था, यहाँ पे है अंतिम स्थिति। अब आप डायरेक्टली इसको जब निकालना चाहोगे, ये वाली दूरी ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाली दूरी आपके विस्थापन आएगी। तो ये वाली दूरी कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे डबल डैश को, ठीक है। अब क्या है, वापस देखिए, ये वाला जो है डबल डैश और ये है, तो वापस यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये आपके क्या बन जाएगा, आपके आधार बन गया, ठीक है, और ये मान लिया आपके लंब बन गया। तो ये जो दूरी है, जो अपना विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा विकर्ण, ठीक है, वो बनेगा आपके हाइपोटेनस। तो डायरेक्टली आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात मैंने आपको बता दी है, इसके अंदर आपको पूरी की पूरी दूरी लेनी है जो भी वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, और इसके अंदर आपको हमेशा न्यूनतम दूरी लेनी है, ठीक है बच्चों। आगे चलें। अब देखिए चाल तथा वेग के बारे में बात कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें साथ साथ में चलती रहेंगी अपने। डिस्प्लेसमेंट जो है वो बच्चों सदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों, और डिस्टेंस जो है आपके सदिश मीन्स वेक्टर बेटा। कुछ पॉइंट्स में लिखता जाऊंगा, ये आपके अदिश राशि होती है बेटा, ठीक है बेटा। अदिश मीन्स स्केलर, ठीक है बेटा, ये आपके स्केलर है और ये आपके वेक्टर है बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये दोनों, समय जो होता है ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, ठीक है। यदि ये दोनों की बात मैं जब करूं तो स्पीड जो होगा आपके, चाल की जब मैं बात कर रहा हूं, चाल की जब मैं बात कर रहा हूं तो चाल हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज, रेट कभी भी आपसे बोला जाए, ठीक है ना, रेट कभी भी आपसे बोला जाए तो अपॉन में dt ही करना है। ध्यान दीजिएगा, अपॉन में हमेशा t रहेगा। रेट की बात कर रहे हैं अपन, तो रेट जो होगी वो हमेशा अपॉन में t रहेगा, ठीक है। तो ऊपर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे दूरी रखेंगे बेटा, डिस्टेंस, ठीक है बेटा, और यहाँ बेटा क्या करेंगे अपन, समय, दूरी अपॉन में समय, ठीक है। दूरी कैसे चेंज हो रही, कितनी दूरी तय करी इसने, और अपॉन में क्या आ जाएगा, समय। और जब मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी में बेटा, वेलोसिटी आपके वेग, ठीक है बेटा, वेलोसिटी वेग। वेलोसिटी की जब बात कर रहा हूँ तो ऊपर क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बेटा, ठीक है, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, समय। किसी समय में तय किया गया विस्थापन, ठीक है, किसी समय में तय किया गया विस्थापन। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस में चेंज और यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज। तो स्पीड एंड वेलोसिटी सिंपल सा है। ये रेट ऑफ चेंज जो है इसके अंदर आप ध्यान रखना, यहाँ पे रेट जो वर्ड है आप सिंपल से ये कर सकते हो कि रेशियो जो है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और जो डिस्टेंस एंड टाइम का क्या हो जाएगा आपके चाल हो जाएगी, ठीक है। रेट वाला जो सेक्शन है आपके ताक्षणिक वेग एंड ताक्षणिक चाल वाला है, वो यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, निश्चिंत रहें। सिंपल सा जो मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देवें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। यदि मैं चाल की बात कर रहा हूँ तो दूरी बटा समय, यदि मैं वेग की बात कर रहा हूँ तो विस्थापन बटा समय, यदि मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ डिस्टेंस बटा टाइम, और यदि मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बात समझ में आ गई। ये रेट वाला जो फंडा है, वापस कह रहा हूँ, ये जो रेट वाली जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज जो लिखा हुआ है, ये अपन ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग के अंदर बात करेंगे अपन, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, बस
समय के किसी निश्चित क्षण पर वेग या चाल ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो v आप लिखोगे dx/dt, ठीक है, और v वेक्टर आप लिखोगे dx वेक्टर अपॉन में dt। अब यहाँ पे जब भी वेक्टर नहीं है, जब मैंने वेक्टर नहीं लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, दूरी, और ये क्या है, चाल, ठीक है। कौन सी चाल, ताक्षणिक। कौन सी चाल बच्चों, ताक्षणिक चाल। और ये क्या है, ताक्षणिक वेग, ठीक है बेटा। देखो थोड़ा स्पीड के अंदर हो सकता है, ठीक है ना, बस जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को समझते जाइए आप। जो पिछले था वो रेट ऑफ चेंज जो बोल रखा था, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज जो बोल रखा था, उसके अंदर रेट जो है वो dx/dt से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा उसकी जगह आप सिंपल से याद रखिए, चाल क्या होगा, चाल आपके डायरेक्टली हो जाएगा दूरी बटा समय, और वेग क्या हो जाएगा आपके विस्थापन बटा समय। चलो ये आपके पास आ गया। अब ये जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको निकालते कैसे हैं। देखो बेटा, हमेशा क्या है, कई बार आपको समीकरण मिलती है, ठीक है ना, x², ठीक है ना, x² की जगह हमेशा समय के रूप में समीकरण मिलेगी। समय की फॉर्म में अपन समीकरण देखें, फटाफट देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, t² + 2t, ठीक है बेटा। अब क्या है, dx/dt आप निकाल लीजिए, ठीक है, dx/dt निकाल लिया, 2t + में t, ठीक है, 2t + में 2 आ गया भाई, 2t + में 2 आपके पास आ चुका है। अब ये जो आया है, ये पर्टिकुलर समय, यदि पर्टिकुलर समय की बात क्या है, ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास वेग आया है, ठीक है। लेकिन यदि आपने यहाँ लिख दिया कि t = 1, यदि ये t = 1 आपने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ताक्षणिक चाल या ताक्षणिक जो वेग है वो हो गया। बात समझ में आ रही है, हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेनली आपको क्या करना है, dx/dt ध्यान रखना है, कोई भी x की समीकरण आए dx/dt निकाल लो, ठीक है। यदि वहाँ देखो dx/dt आपने निकाल लिया, तो आप बेसिकली निकाल क्या रहे हो, आप निकाल रहे हो वेग की समीकरण या फिर चाल की समीकरण। लेकिन यदि टाइम की वैल्यू आपने बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, यदि ऐसा कुछ भी वो कहता है, तो इसका सेंस ये है कि वो पर्टिकुलर ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल की बात कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। चलिए आगे चलें। अब देखो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो ये जो है ना, एवरेज स्पीड के अंदर ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखो न्यूमेरिकल्स यहाँ करवाने का टाइम नहीं है, फटाफट थ्योरेटिकल रिवीजन कर रहे हैं अपन। एवरेज वेलोसिटी देखा जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना भाई, ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये टोटल टाइम, ठीक है। अब एक सिंपल सा फंडा है, बहुत ही बच्चों वाला फंडा है, लेकिन फिर भी अच्छा है वो, जो पहले अपन ने एग्जाम्पल लिया था एरोप्लेन का, ठीक है। अब देखो ये पाथ ट्रेवल किया आपके एरोप्लेन ने, ये वाला, और ये पाथ ट्रेवल किया आपके बस ने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूँ एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन बात करता हूँ, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन की बात करता हूँ, वो दोनों की दोनों समान ही आएगी। क्यों, एरोप्लेन ने क्या किया था, बीकानेर से उड़ान भरी, बीकानेर से उसने उड़ान भरी और जयपुर में लैंड कर गया, बीकानेर से उड़ान भरी और जयपुर में लैंड कर गया, तो ये एरोप्लेन ने किया, ठीक है। तो वो जो दूरी और विस्थापन उसके लिए समान रहेगा। बात समझ में आ रही है, दूरी और विस्थापन उसके लिए समान रहेगा, तो अपन क्या करेंगे, डबल डैश के अंदर जो भी डिस्टेंस आ रही है मीटर के अंदर, डबल डैश में जो भी डिस्टेंस आ रही है और अपॉन में जो टाइम लगा है वो, ठीक है बच्चों। अब बस के लिए खास बात आ जाएगी, क्या, बस के लिए यदि आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो, तो एवरेज वेलोसिटी देखो, बस ने कोई भी पाथ ट्रेवल किया हो, लेकिन शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो ये डबल डैश ही है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो ये डबल डैश ही है। तो यहाँ पे डबल डैश मीटर में आएगा, और बस ने, ये मैं बस के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, बस ने जो भी टाइम लिया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि एवरेज स्पीड की बात की जाए, तो आपको पता होना चाहिए, अपन दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करी, तो टोटल डिस्टेंस पर्टिकुलर होता क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, तो ये ट्रिपल डैश अपॉन में टाइम, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है, इसकी फील लेनी है बस आपको। जैसे यदि कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ पे देखिए, यदि कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ
और के पार्टिकल बी पे पहुंच रहा है, ठीक है। अब इसने देखो जितना शॉर्ट में हो सकता है मैं करवा रहा हूँ, ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। और अपन यूँ करते हैं, बी यहाँ से ना ले करके बी यहाँ कर देते हैं अपन, ईजी रहेगा अपने लिए। अब देखिए, सॉरी, ऐसे स्टार्ट किया, बी यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, यदि मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ, टोटल डिस्टेंस के लिए मुझे 1 2 3 और 4 ये सारे के सारे डैश मेरे को जोड़ने पड़ेंगे, जितनी भी दूरी है। वैल्यूज़ में नहीं चल रहा हूँ मैं, इन सब का सम आ जाएगा मीटर में, ठीक है बेटा। और यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन की, यहाँ पे क्या है, कुल दूरी, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है, कुल दूरी, यहाँ पे क्या है बेटा, कुल विस्थापन। यदि विस्थापन की बात कर रहा हूँ तो ये जो दूरी है, ये दूरी जो है आपकी ए से लेके बी तक। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या थी, ए, अंतिम स्थिति इसकी क्या है, बी। ये एक्चुअली क्या है, ए की पाथ के ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मैंने इसको ऐसे करके बना दिया। बात समझ में आ रही है? ए की पाथ के ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मैंने इसको ऐसे बना दिया है। तो यदि मैं इसको लेता हूँ डबल डैश, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा डबल डैश की फॉर्म में आएगा, ठीक है भाई। और एक चीज़ को आप ध्यान रखें कि यदि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यदि आपके त्वरण जो है वो नियत है, तो आप एवरेज वेलोसिटी के लिए, यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्टली आप v + u/2 का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा इसका, बिना क्वेश्चंस के चल रहे हैं अपन, ठीक है भाई। आगे चलिए, ठीक है, आगे चलो। देखो, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन। देखो, ताक्षणिक के लिए जब भी बात की जाए तो अब आप खुद सोच के देखिए, एक्सेलरेशन, चलो पहले एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन की जब भी बात करूंगा, त्वरण की जब भी बात करूंगा, त्वरण क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है भाई, ये होता है आपके त्वरण। अब देखना ध्यान, वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, ध्यान देना भाई, वेग में परिवर्तन है, तो वेग क्या है बेटा, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर है, तो त्वरण भी बेटा क्या होगा, वेक्टर, ठीक है बेटा, त्वरण भी क्या होगा बेटा, वेक्टर। अब ताक्षणिक की जब भी बात की जाए, ताक्षणिक की जब भी बात की जाए तो dv/dt आप करेंगे, ठीक है। सॉरी, एक फ्लो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कैसे? देखो, यदि मैं लिखता हूँ x की कोई भी समीकरण मैंने आपको दे दी, जैसे मान लो 3t² + 2t, ये वाली समीकरण मैंने दे दी, ठीक है। अब dx/dt यदि मैं करता हूँ तो आपके पास क्या मिलेगा, कर दीजिए 6t + 2, तो ये आपके पास बेटा वेग की समीकरण मिली, ठीक है बेटा। यदि मैं a की बात करता हूँ तो बेटा dv/dt आप कीजिए, ठीक है बेटा, dv/dt जब करोगे तो आएगा 6, ठीक है। तो ये जो आपके मिल रहा है ये क्या है बेटा, ये है बेटा ताक्षणिक, ठीक है। 6 या t की फॉर्म में, 6t की फॉर्म बनेगा, फिर t की, जैसे मान लो यहाँ पे तो ये 6 आ गया डायरेक्ट। यदि आपके पास कोई ऐसी समीकरण मिल जाए बेटा 6t + 1, लेट अज्यूम कोई ऐसी समीकरण आ गई, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, t = 1 जैसे ही पुट करेंगे तो t = 1 पे एक ताक्षणिक, एक निश्चित क्षण, एक निश्चित समय, यदि त्वरण का मान आपसे पूछ रहा है और आपको समय का पता है, समय का वैल्यू उसने गिवन दे रखी है, ठीक है ना, इस समय की वैल्यू उसने दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली टी की वैल्यू पुट करो, वो जो चीज़ आप निकाल रहे हो वो पर्टिकुलर क्या होगा बच्चों, ताक्षणिक, ठीक है, त्वरण। अब औसत त्वरण की बात की जाए तो औसत त्वरण के लिए आप ध्यान रखना, पीछे चल लेते हैं, ये स्लाइड इसीलिए बाकी छोड़ी है बीच में वर्क करने के लिए। यदि औसत त्वरण की बात की जाए तो अपन क्या करेंगे बेटा, देखना, वेग में परिवर्तन, ठीक है बटा समय, ये तो फॉर्मूला होगा, ये तो होता ही है, लेकिन औसत के अंदर क्या होगा बेटा, v फाइनल - v इनिशियल अपॉन में टाइम। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा है, वेक्टर लेना पड़ेगा, वैसे ध्यान रखना। देखो, कंप्लीट फिजिक्स के अंदर सिर्फ आपको जो बहुत ज़्यादा चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं, वो है वेक्टर।
कि कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटीज़ स्केलर है, कौन सी क्वांटिटीज़ सदिश है, कौन सी क्वांटिटीज़ अदिश है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपन जब आगे चलेंगे तो कई बार मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे वहाँ क्या गलती करते हैं। बच्चे कैलकुलेशन सारी सही करते हैं, लेकिन यदि उनका एडिशन हो रहा होता है वो अदिश रूप से जोड़ देते हैं। यदि कोई राशि आपके सदिश है तो उसको आप अदिश के हिसाब से नहीं लेके चल सकते, आपको सदिश की तरह ही लेके चलना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस के अंदर मान लीजिए कि वेलोसिटी इसकी वी इनिशियल इधर थी, ठीक है, अपने क्वेश्चन किया था प्रीवियस स्लाइड्स में, ठीक है ना, प्रीवियस जो अपना लेक्चर था अपना, तो ये वी फाइनल हो गया, ठीक है बेटा। अब यदि वी इनिशियल में लेके चलता हूँ, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू ले लो, ये ले ली मैंने एक्स आई कैप, ठीक है, और ये मैं ले लूँगा वाई जे के, ठीक है बेटा। मान लो इसके अंदर टाइम लगा मेरे पास 10 सेकेंड लग गया, ठीक है। अब देखिए यदि मैं ए एवरेज निकालूंगा, तो मैं फाइनल जो है मेरे पास क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में समय। वी फाइनल क्या है बेटा, वाई जे कैप माइनस में एक्स आई कैप अपॉन में टी। वाई जे कैप माइनस में एक्स आई कैप, ये आई कैप है बेटा, ये क्या है बेटा, आई कैप, एक्स आई कैप अपॉन में टी, ये आपके क्या हो जाएगा बेटा, औसत त्वरण, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। डेल्टा का आप टेंशन ना लेवें, वैसे जो इसका समय है वो अपने को दिया हुआ ही होता है कि भाई टी इसको 10 सेकेंड लगे हैं, 20 सेकेंड लगे हैं, वैसे इसको एग्जैक्टली आप डिफाइन करोगे तो V2 माइनस V1 या फिर, ठीक है ना, या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में T2 माइनस T1, वैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे चले। अब देखिए समरूप त्वरित गति। समरूप त्वरित गति का सेंस ये है कि ए आपके कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा, ए आपके नियत है। यदि आपके ए नियत है तो आप ये सारी के सारी समीकरण लगा सकते हो, बात समझ में आ रही है। यदि ए नियत है तो आप ये सारी के सारी समीकरण अप्लाई कर सकते हो। ये सारी समीकरण आपको पहले से ध्यान है। जैसे मान लो यहाँ पे v जो है वो है अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, ठीक है बेटा, a क्या है, त्वरण। देखिए त्वरण के अंदर ध्यान देना, त्वरण के अंदर यदि आप त्वरण धनात्मक है, धनात्मक त्वरण है आपके पास, ठीक है बेटा, धनात्मक त्वरण के अंदर वेग बढ़ेगा और ए का साइन आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। यदि आपके पास त्वरण आपको दे रखा है ऋणात्मक, यदि ऋणात्मक दे रखा है तो वेलोसिटी जो है वो घटेगी, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, और ए का साइन आपको क्या लेना है, नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना भाई, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि रिटार्डेशन हो रहा है, यदि त्वरण ऋणात्मक है, यदि त्वरण मंदन की तरह काम कर रहा है, तो v इक्वल टू यू माइनस 80, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, s इक्वल टू ut माइनस हाफ a t स्क्वायर, sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है ना। ये प्लस दे रखा है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। तो सारी की सारी जगह अपन माइनस लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है भाई। और मेरे हिसाब से लगभग ये सारी समीकरण आपको करनी आती हैं। कुछ एक चीज़ें हैं वो ध्यान दीजिए, जैसे कई बार जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अपने पास कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहा था कि भाई खाली है या नहीं है, चलो यही देख लेते हैं। अब देखो यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो सदैव एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे एक क्वेश्चन आया था अपने पास पिछली बार, ठीक है ना, जैसे ये 3 सेंटीमीटर था, तो ये टोटल डिस्टेंस अपन ने निकाली थी कि ये कितने, ये एक बुलेट थी कि कब जाके रुक जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर के आगे कितना। तो हमेशा ध्यान रखना, सदैव आप इक्वेशन लिखिए, ठीक है भाई, सदैव आप इक्वेशन लिख लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि एक या दो क्वांटिटीज़ या फिर एक या दो राशियों की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप बच्चों क्या करोगे, उसके बाद में मैथ्स लगाइए। मैथ्स लगाने के बाद में उन 2 इक्वेशन बनाइए अलग अलग, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसके हिसाब से 2 इक्वेशन बनाइए। फिर क्या कर दीजिए बच्चों, उन दोनों इक्वेशन को कर दीजिए आप डिवाइड, उन दोनों इक्वेशन का लगा दीजिए बच्चों भाग। जैसे ही आप उन दोनों इक्वेशन का भाग लगाओगे तो जो अज्ञात राशियां हैं, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, वो अपने आप कट जाएंगी
और आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। जैसे ही वो रिलेशन आता है तो डायरेक्टली जो भी आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल सा डेफिनेशन के साथ में चल रहे हैं अपन। ये तो बात समझ में आ गई कि इक्वेशन बनाने के बाद में 2 इक्वेशन बना लीजिए, जो क्वांटिटीज आपके पास गिवन है, उसके बाद में सिंपल मैथ्स आपको यूज़ करनी है, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे याद कीजिए, यदि आपके पास ऐसा कुछ दे रखा हो, पहली इक्वेशन देखो, ठीक है, और ये आपके होगी दूसरी इक्वेशन, तो v1 ले लो, v2, ठीक है ना, u2 हो गया, u1 सॉरी, ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 2a, ये s1 ले लो, ये s2 ले लिया, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब मान लो कि भाई a की वैल्यू अपने पास गिवन ही नहीं है, बस खाली v और u की वैल्यू दे रखी है दोनों केसेस के अंदर, तो आप क्या करोगे बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चों क्या परफॉर्म करोगे, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू 2as। ध्यान से देखना भाई, आप कहते हो ना शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे होती है, ये देखिए आप देखो, कैलकुलेशन शॉर्ट आप खुद करना सीख जाएंगे, बस आप साथ रहिए मेरे, हमेशा करना सीखेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करोगे इन इक्वेशन को, डिवाइड करने के बाद में आपके पास समीकरण बेटा क्या आ जाएगी, समीकरण आपके पास ऐसे आ जाएगी, माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू s1/s2। मतलब a की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं थी, लेकिन a अब कैलकुलेशन के अंदर लैप्स हो गया, है ही नहीं a अपने पास, अब डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये जो फॉर्मूला है, ध्यान रखना भाई, इन दोनों फॉर्मूलों को मिसमैच ना करें। ये फॉर्मूला t टाइम के लिए है, ठीक है, और ये 1 सेकेंड के लिए है, ठीक है ना, nth सेकेंड जिसको बोलते हैं, ये फॉर्मूला nth सेकेंड के लिए है। जैसे कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, वो बोलता है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, या फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड तक कितना है, ठीक है, और कई बार वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, तीसरे सेकेंड में कितना है, थर्ड सेकेंड में कितना है, फोर्थ सेकेंड में कितना है, फिफ्थ सेकेंड में कितना है। ठीक है, ये कभी भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए तो हमेशा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसा कभी भी वर्ड आए तो हमेशा आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली। ठीक है, और यदि ऐसा पूछा जाए कि 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया है, 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकंड, ठीक है, ऐसा कभी भी पूछा जाए तो आप कौन सी समीकरण लगाएंगे बच्चों, थर्ड समीकरण लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। ये सब कुछ वैसे आता है मेरा फ्ली, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ विदाउट एनी क्वेश्चन। फिर वो क्वेश्चन लूँगा तो फिर वो क्या लेंथी हो जाएगा, वो क्या क्वांटा नहीं रहेगा, थ्योरेटिकल क्वांटा है ये। अब देखिए, when acceleration is varying with time or distance, then integration differentiation is only part to solve। ये ध्यान देना भाई। प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो भी अपन ने डिस्कशन किया था वो तब डिस्कशन था कि यदि एक समान, ठीक है ना, एक समान त्वरण या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है ना, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, त्वरण नियत हो, लेकिन यहाँ पे त्वरण जो है या तो समय के साथ या फिर डिस्टेंस के साथ परिवर्तित हो रहा होगा। ठीक है, यदि ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे मान लो ए आपको दे दिया जाए 60, ठीक है, यदि ऐसा दे दिया जाए तो देखना आप, अब मान लो आपसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो देखना धीरे धीरे मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ करूँगा। ए को आपको ध्यान होना चाहिए, ए की 2 तरह की इक्वेशन होती है, dv/dt होता है बच्चों, और v dv/dx होता है, याद तो रहेगा ही अपने को, ठीक है ना, बता दिया है तो याद तो रहेगा ही। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है, अब यहाँ पे टाइम, बस ये ध्यान रखना है आपको, यदि टाइम दे रखा है तो इसको भूल जाओ, याद क्या रखना है, dv/dt। यदि dv/dt डायरेक्टली आप लिखोगे तो dv लिखिए और 60 यहाँ पे आएगा dt और इंटीग्रेशन, इसीलिए मैंने लिखा है, या फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये 2 तरीके हैं, अवकलन और समाकलन, ये 2 ही तरीके हैं, उन्हीं का उपयोग आपको करना है। ठीक है, ये दोनों मैंने एक साथ लीजिए। जैसे ये इक्वेशन के हिसाब से है, जैसे मान लो अब आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे जो इक्वेशन अब कौन सी लग जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों आपके पास लग जाएगी, देखो dv, ठीक है, a dt, ये वाली इक्वेशन लग जाएगी। ठीक है, मैंने तीनों इक्वेशन की फॉर्मेट लिख दिया है। अब ध्यान क्या देना है आपको, कई बार क्या होता है यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया होता है 0, ठीक है ना, t = 0 से t = 5 सेकेंड, लेट अज्यूम, मानते हैं t = 0 से t = 5, ठीक है, मान लिया उसने ये बोल दिया कि t = 0 पे इसके पास प्रारंभिक वेग था, यदि प्रारंभिक वेग नहीं है तो आप यहाँ 0 लिख सकते हो, यदि प्रारंभिक वेग था तो आपको v लेना पड़ेगा, और वो आपसे v2 पूछता है,
तो आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे। यहाँ पे जो T1, X1, T1, V1 और X1 और V1 ये सारी की सारी क्या है, प्रारंभिक वैल्यूज हैं, सारे के सारे प्रारंभिक मान हैं। और जितने भी T2, X2, T2, V2 और X2 और V2 ये सारे के सारे क्या है, अंतिम मान हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, अंतिम मान हैं। और एक और चीज देखिए, एक जो सिंपल सा है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये V और ये A। ठीक है बच्चों, अब X से यदि V पे जाना है आपको तो dx/dt कर दीजिए समीकरण के हिसाब से। ठीक है ना, ये कब फ्लो काम करेगा, ये फ्लो तब काम करेगा जब एक्सेलरेशन है वो आपका नियत नहीं है, वो समय या फिर दूरी के साथ में परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है भाई, ये सिर्फ समय के लिए मैं बता रहा हूं अभी, dv/dt। ठीक है, और यदि आपको A से वापस V पे आना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन a dt। ठीक है, यदि आपको वापस इधर आना है तो एक्सेलरेशन, ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रेशन v dt और इंटीग्रेशन, ये एक्सेलरेशन था यहाँ पे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो साइन तो पता ही है अपने को, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन v dt और इंटीग्रेशन a dt, ये तो फ्लो ध्यान में रहेगा। एक और आता है, ठीक है ना, अब a से v से आपको यदि a पे जाना है तो v dv/dx। ठीक है भाई, v dv/dx। और यहाँ से आपको यदि v पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन a dx। ठीक है, लेकिन इस समीकरण के अंदर आप ध्यान दीजिए, प्रीवियस स्लाइड के अंदर इस समीकरण के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास v की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आएगी, आपके पास एक्चुअली के अंदर वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी आपके पास, इसके सामने समीकरण ऐसे बनेगी, v dv = इंटीग्रेशन a dx। तो आपके पास v²/2 की वैल्यू आएगी, वहाँ से आप v निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फ्लो ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, कि भाई यदि आपको x से a तक जाना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपको a से v तक आना है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अवकलन समाकलन करना पड़ेगा, तो एक ही रास्ता है। तो वापस जो फंडा जो आपको ध्यान रखना है वो फंडा यही है कि यदि t या x के साथ में ये परिवर्तित हो रहा है त्वरण आपका, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ही आखिरी रास्ते हैं। ठीक है, समाकलन और अवकलन ही आखिरी रास्ते हैं आपके पास। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, एक बार ये जो अपना क्वांटा है इसको देख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके बाद में आप ट्राई कीजिएगा। शॉर्ट हूँ मैं, आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ का डिस्कशन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके x की वापस समीकरण वाले ही हैं। यदि आप ध्यान रखना, यदि समीकरण में सारे के सारे चिन्ह धनात्मक हो तो आप क्या है, आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन पूछे डायरेक्टली आप निकाल लो। यदि समीकरण के अंदर एक भी चिन्ह, ध्यान रखना, सारे के चिन्ह धनात्मक, सारे के सारे पॉजिटिव ही हों, एक भी चिन्ह ऋणात्मक आपको मिल जाए, एक भी चिन्ह ऋणात्मक मिल जाए, तो एक बार रुक जाना। वो क्या करेगा, दूरी या विस्थापन की चर्चा करना चाहेगा। यदि वो दूरी या विस्थापन बोलता है और ऋणात्मक का चिन्ह आ जाता है तो एक बार के लिए रुक जाना। क्यों, होता क्या है वैसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों, यदि आप उसको dx/dt उन क्वेश्चंस को करोगे तो जैसे dx/dt करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v। ठीक है, उसके बाद में जो फ्लो है उस क्वेश्चन का ये रहेगा, आपको v = 0 पुट करना है। आपको वो समय निकालना है जहाँ पे v की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको दिया हुआ होगा कि t1 समय के लिए देखो और t1 से लेके t2 समय के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ध्यान देते रहना भाई, ओनली क्वांटा है ये, थ्योरेटिकल क्वांटा, फॉर्मलेस का क्वांटा। यदि आपको ऐसा गिवन है, ठीक है, और यहाँ से आपने जो टाइम निकाला है वो क्या करना है, आपको देखना है कि यदि वो टाइम इस इंटरवल के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब आप कण के वेग को देखोगे, कण के पथ को, वेग को देखोगे, तो ये वेग यहाँ जाने के बाद में 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेग 0 हो रहा है और यहाँ से वापस वो मूवमेंट ले रहा है, ये ध्यान रखना भाई। ऐसे माइनस वाले क्वेश्चन के अंदर जितने भी हैं वो आगे, यदि ये इंटरवल इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ही यही है कि वो कण आगे जाके कहीं रुक करके फिर वहां से वापस आ रहा है। ठीक है,
अब यदि वहां से ये वापस आ रहा है तो विस्थापन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये। और दूरी की जब मैं बात करता हूं तो आपको डबल डैश वाली जो दूरियां हैं वो दोनों की दोनों दूरियां क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, ठीक है। यदि डिस्टेंस की बात करता हूं तो दोनों डबल डैश ऐड कर दीजिए, और यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको ट्रिपल डैश निकालना है। निकाल लोगे भाई। तो मेन पॉइंट क्या है, यदि चिन्ह ऋणात्मक आया हुआ हो तो एक बार के लिए रुक जाओ, उसके बाद में कैलकुलेशन चालू करो। अब होगा क्या, यदि मान लो ये आ गया इस इंटरवल में, तो आपको क्या करना है, पहले x की जो समीकरण है, ठीक है, उसको t1 के लिए सॉल्व करो, उसके बाद में t के लिए सॉल्व करो, ठीक है, और उसके बाद में t2 के लिए सॉल्व करो, ठीक है भाई। ये 3 मान आ जाएंगे आपके पास x के। मान लो ये आपके पास x1 मान आ गया, ठीक है, ये x आ गया और ये x2 आ गया, ठीक है, ये 3 मान आ गए। देखो फिजिक्स के अंदर आपको एक चीज़ मैं बता दूं, न्यूमेरिकल्स करने के लिए डायग्राम आपके बहुत हेल्प करेंगे। सिंपल सा एक डायग्राम बना दीजिए आप। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे, काफ़ी सारे जो पिक्चर है, ठीक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की पिक्चर आपके माइंड के अंदर एकदम क्लियर हो जाएगी कि इसको इस हिसाब से फ्लो में लेना है, अपने को इस हिसाब से सॉल्व करना है। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो मान लिया पार्टिकल पहले t1 समय, मतलब इनिशियल समय, यहाँ पे t1 दिया हुआ है तो ये अपना प्रारंभिक हो जाएगा अब, ठीक है। तो t1 समय के अंदर पार्टिकल था x1 पे, ठीक है भाई। उसके बाद में t समय के लिए, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये जो t समय है वो t1 और t2 के बीच में आए। तो ये अब यहाँ चला गया, ठीक है, x तक पहुँच गया, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ये x2 वापस आया है। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो मैंने बताया और यहाँ बताया, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी मिल रही है आपको। देखो एग्जैक्टली फील जो है, इन दोनों डायग्राम्स की फील एकदम एग्जैक्ट है। देखिए आप ध्यान से, एकदम एग्जैक्ट फील दे रही है आपको ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यदि ये बात करता है विस्थापन की, तो आपको क्या करना है, x1 और x2 के बीच में ट्रिपल डैश को निकालना है। यदि ये दूरी की बात करें तो डबल डैश को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। मैं वापस कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वांटा है ये। आगे चलते हैं। गुरुत्व के अधीन गति बेटा, यदि गुरुत्व के अधीन की बात की जाए तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, समीकरण आप यदि उपयोग में ले रहे हैं, जितने भी समीकरण, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। जितनी भी ऊपर की क्वांटिटीज़ हैं, जो भी ऊपर ले रहे हैं अपन, चाहे आप वेग से ले लो, हाइट से ले लो, जितनी भी ऊपर जा रही हैं वो सारी की सारी आपको क्या लेनी है बच्चों, धनात्मक, ठीक है बेटा। और जितनी भी नीचे की डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो बेटा आपको क्या लेनी है बेटा, ऋणात्मक। बात समझ में आ रही है बच्चों, धनात्मक एंड ऋणात्मक। अब देखिए, जब एक कण को ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो, अब देखो u वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया है अपन ने, ठीक है। नीचे की तरफ बेटा क्या लग रहा है, g। और सबसे बड़ी बात देखो, नॉर्मली अपन कैलकुलेशन की बात की जाए, जब तक ग्रेविटेशन तक नहीं जाते अपन, तब तक ये माना जाता है कि g इज कांस्टेंट, ठीक है। और ग्रेविटेशन के अंदर भी आप जब कैलकुलेशन करोगे तब आपको ये बताया जाएगा कि 300 to 400 किमी के बाद में, ठीक है ना, 300 से 400 के बाद में यदि बात की जाए तब जी के अंदर वेरिएशन चालू होता है। तो नॉर्मली यदि अपन लाइफ की बात की जाए तो 100 किलोमीटर तो पहुंचना बहुत ऊपर बात है। नॉर्मली 100 किलोमीटर ऊपर तक तो पहुंच नहीं पाते। तो यदि बात की जाए नॉर्मल लाइफ की, तो जितने भी मोशन होंगे आपके ऊपर की तरफ अपन प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी वस्तु को, तो हमेशा जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि एक्सेलरेशन, जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, वो तो देखो साइन के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन साइन के हिसाब से वर्क करेगा। यदि एक्सेलरेशन गति की दिशा में हो, वेग की दिशा में हो, तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा। तो वो कैसे वर्क करेगा, एक्सेलरेशन, या फिर धनात्मक त्वरण, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। यदि वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अलग होगी, तो वो वेग को घटाएगा, मीन्स ऋणात्मक एक्सेलरेशन, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, यदि ये नीचे की तरफ जी लग रहा है, ऊपर की तरफ यू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जी नियत है। जी यदि नियत है तो जितनी भी समीकरण है अपने पास, उनके अंदर माइनस जी अपन लगा सकते हैं, ठीक है। एक ही जगह आपको क्या रखना है बच्चों, माइनस जी, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये वाली जितनी भी है, अब यदि मैं बात करूँ, आप बोलोगे सर मान लिया कि भाई ये आपके h हाइट है, ठीक है बच्चों, मान लिया यहाँ से u = 0 से ड्रॉप हुआ है। अब देखिए यूज़ करना साइन कन्वेंशन, यदि समीकरण यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो देखो
माइनस एच, नीचे की तरफ डायरेक्शन, नीचे की तरफ जा रहा है ये, माइनस एच इक्वल टू यू इक्वल टू 0 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, आपने देखा होगा कई बार हम डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों ये रूल से निकली है, ठीक है ना, आप डायरेक्टली याद करते हो, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप डायरेक्टली याद मत करो, आप ये बेसिक देखो कि सर ने कहाँ से उठाया है। आप खुद सोच के देखो, माइनस का साइन तो मैंने लिया ना, जी की जगह भी माइनस का साइन मैंने लिया, दोनों जगह माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, फिर मेरे पास पॉजिटिव आया ना। ठीक है, ये तो मैंने किसके लिए ले लिया, इसके लिए। अब ये वाले समीकरण देख लीजिए आप, v की यदि मैं बात करता हूँ, नीचे की तरफ v मिलेगा मेरे को, v माइनस, ठीक है, u मेरे पास 0 है, माइनस जी टी। ठीक है, अब ये दोनों को दोनों जो माइनस कैंसिल आउट हुए बेटा, फिर ये v इक्वल टू जी टी आया है मेरे पास। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यदि आप समीकरण उठा रहे हैं तो समीकरण के अंदर हमेशा क्या यूज़ करोगे आप, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, देखो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता हो, ठीक है ना, तो जो जो चीज़ें आपको नॉर्मली पता होती है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वांटा आपके ऐसे काम आए। आप सिंपल सा वीडियो स्टार्ट करें, हेडफोन लगाएं और मात्र 1 घंटे के अंदर एक पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। मैं मेरी तरफ से ये कोशिश करूँगा 1 घंटे से भी कम समय में। ठीक है, यदि चैप्टर लेंथी हो तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए आप, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अब देखो, यदि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसको 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ये एक ही क्वेश्चन में ट्राई करूँगा। देखो h, ठीक है, t आपके समय हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, यदि आपको t निकालना है, ठीक है, अब कई बार क्या होता है डायरेक्टली, ये लो 3 सेकेंड, देखो बच्चे कहते हैं वाह, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए आया कहाँ से है, ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो क्या लेना है, धनात्मक। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, u इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या लेना है, ऊपर तक पहुँचने में लगा समय मेरे पास t है, टोटल जो टाइम है वो t बड़े वाला t है। ठीक है ना, जो घूम के नीचे आएगा, ऊपर तक जाने का समय निकालना है। अभी ये दोनों की दोनों क्वांटिटी ऊपर के लिए डिफाइंड की हुई मैंने। ठीक है, अब देखते जाइए, यदि मैं समीकरण लगाता हूँ, ध्यान से देखो, 30 मीटर ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, ये मैंने लिया u माइनस जी टी, स्मॉल टी डिफाइन किया हुआ है मैंने, इक्वल टू अंतिम जो वेग है मेरे पास वो क्या है बच्चों, 0। ठीक है, ये इधर ले जाऊंगा तो t बच्चों क्या होगा, 30/g, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 3 सेकेंड। ठीक है, तो हमेशा कई बार यदि मैं डायरेक्टली बोलूँ आपको कि यहाँ पे ये 4.5 से प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब 45 मीटर पर सेकेंड, 4.5 नहीं 45 मीटर पर सेकेंड। मतलब 45 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो ऊपर जाने में इसको कितना समय लगेगा, तो 45/10 डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 4.5 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 20 के लिए किया हो 2 सेकेंड, 30 के लिए किया, ऊपर जाने तक का समय बता रहा हूँ जहाँ पे उसका वेग 0 हो जाएगा। 20 के लिए किया हो 2 सेकेंड, 30 के लिए किया हो 3 सेकेंड, 40 के लिए किया हो 4 सेकेंड, 60 के लिए किया हो 6 सेकेंड, 100 के लिए किया हो 10 सेकेंड। ठीक है, अब इस मोशन के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। ये कोई भी ट्रिक्स नहीं है, सारी की सारी फाइंडिंग्स हैं इक्वेशंस की। ठीक है बेटा, मान लिया मैंने 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, 50 मीटर से प्रोजेक्ट कर दिया, तो ध्यान देना इधर जो समय लगेगा इसको ऊपर जाने में, उतना ही समय इसको नीचे आने में लगेगा। ठीक है, तो मैं मान सकता हूँ यदि टोटल टाइम में पूछूं कि इसको पार्टिकल को नीचे आने में कितना समय लगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2u/g। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटिव फॉर्म में बता दिया, यहाँ आप डायरेक्टली फॉर्मूला देख लो। ठीक है, देखो 50 से किया, अब कुछ फाइंडिंग्स इसकी और हैं। h, अब मान लिया मैं h की चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, h यहाँ पे ले लेते हैं अपन। h की यदि मैं चर्चा करूँ, देखो क्या क्या सोचना है आपको। वेग आपको दे रखा है, त्वरण आपके पास है, h की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो कौन सी समीकरण निकालोगे, टाइम नहीं है ना, टाइम वाली भी लगा सकते हो लेकिन यहाँ टाइम नहीं है, मान लिया टाइम नहीं निकालना पहले, तो h के लिए आप क्या कीजिए, थर्ड समीकरण लगा दीजिए। थर्ड समीकरण v = u² प्लस में 2as। ठीक है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है,
अब फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ पे माइनस का साइन, और ए की जगह बच्चों क्या आ जाएगा जी। अब मैं डायरेक्टली लिखूँ तो एस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एच से, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u²/2g। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब ये वाला मैंने क्यों किया, आपको वैसे टी वाली लगानी है मुझे तो टी वाली लगा लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। देखो टी वाली देखो, h इज इक्वल टू 30 इंटू में टी। टी तो आपने निकाल ही लिया, टी तो निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, टी अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं 3 सेकेंड ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मैंने निकाला -12 इंटू में g इंटू में t², ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो आप देखो स्वयं समझदार हो कि भाई इन दोनों में से कौन सा इजी रहेगा। यदि ओनली h पूछा हो तो इस पे मत जाओ, ठीक है ना, इसके अंदर आपको t भी निकालना पड़ेगा फिर h निकलेगा। यदि ओनली h का पूछा हो तो डायरेक्टली इस इक्वेशन से खेलो। तो वो देखो क्वेश्चन करते करते चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि आप क्वेश्चन करते जाओगे तो धीरे धीरे फ्लो पकड़ में आएगा। क्वेश्चन से घबराओ मत, क्वेश्चन के अंदर पीछे मत हटो आप तो सोचो। थिंकिंग प्रोसेस यदि आपकी बन जाएंगी ना तो हमारी ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटी छोटी चीज़ों की। थिंकिंग प्रोसेस, हम ये चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस बन जाए। थिंकिंग प्रोसेस यदि बन गया तो ट्रिक्स आप खुद बनाओगे। आप हमसे बोलोगे सर ये क्या ऐसे हो सकता है क्या। देखो मज़े वाली बात तो तभी है जब आप हमें बताओ कि सर ये ऐसे भी हो सकता है, अच्छा लगता है तब, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ का ध्यान देना, हर 1 सेकंड में जो चीज़ें फाइंडिंग अब निकालते हैं अपन, ये यदि h है तो ये भी h होगी। अब बात सीधी सी है, यदि मैं किसी भी चीज़ को फेंकूं, ठीक है ना, जैसे किसको फेंकूं, चलो मेरे चाबी अभी, अब देखना ध्यान से, ठीक है। इसको पहले को देखते हैं, ये देखो जहाँ तक गई, अब इसको जाने में जो हाइट लगी है वही हाइट जो ट्रेवल करके मेरे हाथ तक आ जाएगी। नीचे तो ग्राउंड है, इसके लिए तो ग्राउंड ही वही है, ये देखो, ठीक है ना। तो ये वाली हाइट h है तो ये भी हाइट बेटा क्या आएगी, h आएगी, ठीक है। और यहाँ पे पर सेकंड की बात करता हूँ, देखो इक्वल टाइम इंटरवल है ये जितने भी सेक्शन हैं ये मैंने बनाए हैं, वो ध्यान रखना समान समय अंतराल है, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, समान समय अंतराल है, इक्वल टाइम इंटरवल है। और इक्वल टाइम इंटरवल मैं 1-1 सेकंड का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखना पर सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, 1 सेकंड का इफेक्ट कितना आएगा। जैसे यदि मैं समीकरण लिखता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ, यदि मैं समीकरण लिखता हूँ u + at, तो यहाँ पे इसके हिसाब से समीकरण बेटा क्या बन जाएगी, u - gt। यदि यहाँ पे मैं 1 सेकंड लिखता हूँ तो वेलोसिटी के अंदर जो डिक्रीमेंट हो रहा है पर सेकंड वो कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का। क्यों, देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो 10 मीटर पर सेकंड, तो माइनस जो हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड ही हो रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड मीन्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बोली जाए तो 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे बोली जाए तो 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे बोली जाए 20 मीटर पर सेकंड, ध्यान से देखते रहना भाई, यहाँ पे बोली जाए 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ बोली जाए तो 0, ठीक है। मैं v और u के अंदर मिक्सिंग में चल रहा हूँ तो उसकी टेंशन वाले फील को देखना, 50, 40, 30, 20 एंड 10, ठीक है। अब और बात, यदि मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं बात करूँगा तो 1 सेकंड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी, अब ये वाले केस के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ इक्वेशंस को, तो अब g जो है साइन कन्वेंशन यूज़ करना और ध्यान से देखना, जब g की वैल्यू आप देखोगे माइनस में रखोगे, u की वैल्यू माइनस में रखोगे, ठीक है ना, सारी वैल्यू रखोगे, तब आप देखोगे सारी इक्वेशन पॉजिटिव बन जाएंगी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी इस वाले पाथ के लिए, ये तो मैंने ले लिया पाथ 1, ठीक है बच्चों, ये मैंने ले लिया पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए जो बनेगी वो बनेगी gt। और आपको पता है कि ये इक्वल टाइम इंटरवल है, यदि इक्वल टाइम इंटरवल है और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पर सेकंड में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे बच्चों 50 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है? गलत। बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी के साथ में डायरेक्शन रहेगी। मैं यहां ये कह सकता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे यदि पार्टिकल को ऊपर से प्रोजेक्ट किया जाए तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट आती है। स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। जैसे ही डायरेक्शन इंक्लूड होगी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है,
डायरेक्शन अलग अलग होगी तो वेलोसिटी चेंज। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्पीड की जब मैं बात कर रहा हूं तो सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, ठीक है ना। ये तभी आप वैलिड मानोगे जब ये मैं बताऊंगा कि इक्वल टाइम इंटरवल हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है ना। इक्वल टाइम इंटरवल हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। देखते जाइए, बाकी तो देखो फाइंडिंग्स हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब देखो ये तो आ गया समझ में आपको सारा। अब एक और चीज़ है, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हमेशा रेशियो में आती है 1 3 5 7 9। हमेशा ऑड टर्म्स के रेशियो में आएगी, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे रेशियो में आएगी, ठीक है। ये रेशियो वाला जो फंडा है ये भी किसके लिए डिफाइंड है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट और इक्वल टाइम इंटरवल। ये ध्यान देना भाई, इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। यदि इस मोशन की जब मैं बात करता हूं तो देखो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, ये बस 1 सेकंड के लिए निकाल लो। और हमेशा कैलकुलेशन आप कहां से स्टार्ट करोगे बच्चों? u = 0 से स्टार्ट करनी है आपको। क्यों? देखो t सेम है ऊपर जाने में, t यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ठीक है ना। नीचे पार्टिकल भले ही आएगा, आपको मैंने बताया था अभी, पार्टिकल मेरे हाथ में आ रहा है तो जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में, जितनी हाइट जाते समय उतनी टाइम हाइट। देखो बच्चों ये 1 3 5 7 9 ये रेशियो आपके दिए थे गैलीलियो ने, ठीक है। अब इस रेशियो के अंदर खास बात क्या रहेगी, आप ध्यान देना, ये 1 3 5 7 9 जो रेशियो है ये पर सेकंड लिए हैं अपन ने, ठीक है ना। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जितना ये ट्रेवल करेगा, यहाँ पे तो अपन पर सेकंड लेके चल रहे हैं, ये सारी फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है ना। यदि अपन इक्वल टाइम इंटरवल लेके चलते हैं और एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है, तो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो इसका रेशियोज जो है वो यही रहेगा। ये ध्यान देना। जैसे मान लो यदि 1 सेकंड की बात करूं तो हाफ GT स्क्वायर टी की जगह क्या आएगा 1, यहाँ पे मैं 1 लेके चल रहा हूं तो कितना आएगा 5 मीटर। 5 मीटर ले लिया मैंने, 15 मीटर, फिर 25। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। यदि आपको देखो फाइंडिंग निकालनी है ये सारी की सारी, तो प्लीज आप घर पे एक बार ट्राई करना कि जैसे ये S2 है, ठीक है, तो S2 के लिए क्या करोगे आप, हाफ G2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 के लिए निकल जाएगा। फिर 1 वाला जो है उसके अंदर माइनस कर दो। आप खुद ट्राई करके देखना, एक बार जब आप ट्राई कर लोगे तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे और ये रेशियो आपको याद रहेगा, ठीक है। खास बात क्या है, ये रेशियो इस साइड भी ऐसे ही मेंटेन होगा, इस साइड भी ऐसे ही मेंटेन होगा। इस चीज का ध्यान रखना भाई। 5 15 25 35 45 ये रेशियो यहां पे भी सेम टू सेम आएगा। ये मीटर में भी सारे के सारे, और यहां पे क्या आ जाएगा 45, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, u = 0 से ही देखना आप, ये ध्यान रखना। यहाँ नीचे से मत कर देना, नीचे से रेशियो अलग आएगा, 1:3:5 नहीं आएगा। हमेशा जहाँ पे u = 0 है वहीं पे आ सकता है। उसका रीजन क्या है, यदि u = 0 से अपन ले रहे हैं, पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो वहीं पे क्या लगेगा, s = हाफ GT स्क्वायर। उसी रेशियो से अपन ने सारी फाइंडिंग निकाली है, ठीक है। अब आप एक बार इस हिसाब से ट्राई करके देखना। देखो हम कैसे ट्राई करते हैं, जैसे मान लो किसी ने बोला है कि भाई पार्टिकल को ऊपर जाने के अंदर 4 सेकंड का समय लग रहा है, कितने से प्रोजेक्ट किया, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पार्टिकल को नीचे आने में 8 सेकंड का समय लग रहा है, कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी कितने मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, 80 मीटर पर सेकंड, नहीं 40 मीटर पर सेकंड। 80 मीटर पर सेकंड से कितना आएगा 16 सेकंड। ऊपर जाने का जो समय है वो और नीचे आने का समय है, दोनों के दोनों समय बराबर होते हैं, वो टाइम आर इक्वल, ठीक है। तो इसलिए जो बिगर टी है, बिगर टी हमेशा क्या आएगा 2t। h के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। और ये जो फाइंडिंग्स है ना बेटा, ये पर्टिकुलर केस के लिए हैं। कैसे, यदि आप यहाँ से देखोगे तो मैंने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है, इक्वल टाइम इंटरवल होने चाहिए, खत्म है गेम, ठीक है ना। ट्राई करके देख लेना, ये वाले क्वेश्चन सब हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले। अब ये देखिए, एक विमीय गति में सापेक्षिक गति, ये आपके 2 फॉर्मूले हैं। ये आपके किसका फॉर्मूला है, वेग का फॉर्मूला, और ये त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। ये 2 1 क्या शो कर रहा है, 2 का 1 के सापेक्ष, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, रिलेटिव टू 1 करोगे, जिसके रिलेटिव लेना है उसको माइनस कर दो, जिसके रिलेटिव लेना है उसकी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दो। माइनस का मतलब वही तो हुआ, वेक्टर के अंदर माइनस का साइन क्या होता है, डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट करना ही तो होता है। तो डायरेक्टली उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दो और उसको ऐड कर दो, ठीक है। उसके डायरेक्शन को अपोजिट करके उसको ऐड किया है। वेक्टर के अंदर नेगेटिव, वेक्टर के अंदर जो होता है सब्सट्रैक्शन क्या होता है, नेगेटिव करके एडिशन ही तो होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना भाई, जब भी आपको रिलेटिव पूछा जाए या फिर मैं रिलेटिव का बोलूँ तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है,
ठीक है। अब देखिए ये यदि एक पार्टिकल v से चल रहा है और एक पार्टिकल u से चल रहा है तो यहाँ पे रिलेटिव क्या हो जाएगा, v प्लस u। ठीक है भाई, v रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, v प्लस u। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यदि पार्टिकल v से चल रहा है, यदि पार्टिकल u से चल रहा है तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, v माइनस u। यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है कि v जो है वो u से बड़ा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कौन से होते हैं, ट्रेन्स वाले जो क्वेश्चंस नहीं होते कि 120 मीटर की ट्रेन है जो अपन ने किए थे, 120 मीटर की ट्रेन है 1 और जो सेकंड ट्रेन है 130 मीटर की, दोनों की वेलोसिटीज दे रखी हैं, दोनों आमने सामने से आ रही हैं तो कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेंगी, कितनी देर में एक दूसरे को पार करके निकल जाएंगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों की डिस्टेंस प्लस कर दो, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जो टाइम है वो कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा क्योंकि आमने सामने जा रहे हैं। ठीक है ना, और ये जो फंडा है ये फंडा आप ध्यान रखें। बाकी देखो ये क्विकीज़ हैं, क्योंकि ये मतलब क्वांटा है अपना फिजिक्स का। इन सारे लेक्चर्स के अंदर थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स है वो फटाफट कवर करवाने की ट्राई करूंगा मैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए शीट वाले लेक्चर्स हैं, उसके अलावा ढेर सारे लेक्चर्स अब आगे आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब इसके बाद में और शॉर्ट लेक्चर्स हम तैयार करेंगे जिन लेक्चर्स के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज। तो सारे के सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, बस आप पेशेंस के साथ में, सिंथेसिस के साथ बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अपने को। अब देखिए ग्राफीय अनुलेखन की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी। अब ये स्थिति समय आरेख दे रखा है। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड स्पीड, ये ध्यान रखना है भाई। एक्सटी जो ग्राफ है उसकी जो ढाल है वो अपने को चाल या फिर वेग के बारे में बताती है। ठीक है भाई, चाल या फिर वेग। अब देखिए आप, अभी एक्स टी है, एक्स टी मीन्स एक्स वाई डायरेक्शन में और टी एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए शून्य वेग के लिए ये ग्राफ बनेगा, इसकी कोई ढाल नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ देखिए ढाल आ रही है, थीटा है, तो एक समान वेग से, इसकी ढाल कांस्टेंट है तो एक समान वेग है। यहाँ पे देखिए कर्व के अंदर कभी भी आपको ढाल निकालना हो ना, तब आप एक काम कर लीजिए, पेंसिल को उसके नीचे वाले पॉइंट पे रखिए जहाँ से वो कर्व स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे पेंसिल को मूव करवाते रहिए उस कर्व के साथ साथ। जैसे ये देखो ये ऐसे 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 मूव कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए आप पहले ये एंगल थीटा जो भी बना रहा था, अपन सिंपल अज्यूम कर लेते हैं, पहले जो भी एंगल बना रहा था थीटा, वो धीरे 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 करके यदि अपन बात करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जो समीकरण दे रखी है एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, अब वी की समीकरण निकालोगे तो 2t, तो आप खुद देखिए वी इक्वल टू 2t है तो वी टी की जगह 1 रखोगे तो वी क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो ढाल 2 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 2 रखोगे तो वी क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे पेंसिल रखिए और धीरे धीरे उस कर्व के साथ में मूव करवा दीजिए। अब ये जो ध्यान क्या रखना है, आपको जो एंगल निकालना है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में निकलता है। ठीक है ना बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ में जैसे आप मूव करवाओगे तो ये एक्सिस को रखना कांस्टेंट। आपको हमेशा इस, जैसे ये पिंक वाला जो पेन है मेरा, देखो ऐसे मूव करवा रहा हूँ तो पिंक वाले पेन के साथ में एंगल देखना है। जैसे अब यहाँ एंगल है, कोई भी थीटा मानो, अब धीरे धीरे एंगल कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखना, अब ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, एंगल हमेशा इसी के साथ मेजर करना है, एक्स एक्सिस के साथ। आगे चले, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव ग्राफ है वो आपके वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, वेग समय आरेख होता है। ध्यान दीजिए, पहला जो इन्फॉर्मेशन ये देगा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ढाल है, वो देगी अपने को एक्सेलरेशन, त्वरण की बात बताएगी। और यदि इसका एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो ये अपने को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देगा। ठीक है, विस्थापन या दूरी बताता है। अब जीरो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, वीटी ग्राफ बन गया भाई सीधा। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो ये ओनली एक्सेलरेशन लेके चल रहा है, अपन दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। कैसे, ये आपके क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। और ये आपके बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये डैश आ गया यहाँ पे, ये आ गया बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन की तरह वर्क करेगा। दोनों एक समान ही है। नॉन यूनिफॉर्म की बात की जाए, ठीक है, और बढ़ता हुआ, वही जो एक्स के लिए बनाए थे सेम टू सेम ग्राफ आप बना दीजिए। ठीक है, बढ़ता हुआ में ऐसे नहीं, ऐसे।
बढ़ता हुआ में ऐसे आएगा, याद कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और घटता हुआ में ऐसे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वीटी, वीटी। बात समझ में आ रही है? ये फ्लो के अंदर अपन चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा कई बार राइटिंग में हो जाता है, चलो कोई नहीं। मेन चीज़ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको सिखा, देखो इसके जो ग्राफ्स हैं वो लगभग वैसे ही ग्राफ्स हैं। जो फाइंडिंग्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एरिया अंडर द कर्व आपका और इसका स्लोप, ये ध्यान रखना भाई। आगे चलें। अब देखो, यदि मैं बात करता हूँ आपसे वीटी ग्राफ के लिए, तो देखना यदि ऐसे दिया हुआ है आपको वीटी ग्राफ, तो ये ध्यान रखना, यदि वीटी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है आपको, कोई भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना, तो ये जो है ये वेलोसिटी टाइम है। यहाँ पे यदि मैं दूरी की बात करता हूँ तो दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 + a2, और यदि मैं विस्थापन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे करना पड़ेगा a1 - a2। इसका मीन्स ये है एक्स एक्सिस के जो भी नीचे है उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि ग्राफ ऐसे दिया हुआ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a1 and a2, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्थापन है वो भी कितना आ जाएगा, a1 + a2, और यहाँ पे जो दूरी है वो भी कितनी आ जाएगी, a1 + a2, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, इजी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखो, असलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसके अंदर जो सबसे अच्छी जो चीज़ है, फाइंडिंग है, वो ये है कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, कि अपने आरेख से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है, एरिया अंडर द कर्व, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा किसकी, डेल्टा पी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये जो एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ है, वो जो उसका जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, वो बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन देगा v² माइनस का u², ये v है, v² माइनस का u²/2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ax ग्राफ का तो एरिया अंडर द कर्व है, वो मेरे को पर यूनिट मास के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे रहा है? ध्यान से देखिए, ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ये पर यूनिट मास के लिए जो इसका जो एरिया अंडर द कर्व है एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ का, वो जो अपने को इन्फॉर्मेशन देता है, क्या देता है, पर यूनिट मास के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पर यूनिट मास की बात करूंगा तो m तो कैंसिल आउट हो गया, हाफ mv² फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों, हाफ mv² फॉर्मूला होता है, m कैंसिल आउट हो गया, तो v²/2 - u²/2, ठीक है। तो v² - u²/2 ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अपने को इस ग्राफ द्वारा गिवन होगी। अब देखो, मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा एक साथ ही मैचिंग हो जाए इनकी। ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, आज फटाफट जितना जल्दी वनडी ख़त्म हो सकता है ट्राई कर रहे हैं अपन। ये एटी ग्राफ है बच्चों, ठीक है। वीटी ग्राफ की बात करूँगा इसके लिए, तो ये वीटी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इस हिसाब से बन रहा है, ठीक है ना, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। आप ये मत मान लेना कि भाई सर आपने ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया, मैं सिंपल अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये इतने टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये इतने टाइम में रिटायर्ड होकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। अब देखना, यदि मैं इसका st ग्राफ या फिर xt ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ये टाइम एक्सिस ऐसे ले लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये हो रही है वेलोसिटी इंक्रीज़, तो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करवा दो, ठीक है। इसके बाद में हो रही है वेलोसिटी डिक्रीज़, तो वेलोसिटी को डिक्रीज़ करवा दो, इसका ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो देखो, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ 0 हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इसका st ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मैंने तीनों ग्राफ एक साथ लेकर के आपको समझा दिया। एक और फाइंडिंग आप देख लीजिए भाई बच्चों, एक और फाइंडिंग देख लो फटाफट। ये है आपके xt ग्राफ। जब कभी भी इस हिसाब से ग्राफ बना हुआ हो xt, ठीक है, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ हो, वो पैराबोला बन रहा हो, तो यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, नेगेटिव। या कंटिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ कंटिन्यूसली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज का लेक्चर जो है क्विकीज अपना क्वांटा, फिजिक्स का क्वांटा, तो कैसा लगा आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए इसको जितना हो सके। और यदि ये प्रयास सिंथेसिस का
आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितना भी इसमें क्वेश्चंस हैं, और सिंडी जी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर इन क्वेश्चंस की DPPs हैं, वो DPPs आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स हैं, जो अपने रिवीजन लेक्चर्स जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं ये, ठीक है, ये रिवीजन लेक्चर्स की सीरीज़ ही है ये, ठीक है, जिसको अपने नाम क्या दिया है, फोटोन क्वांटा ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, ये लेक्चर सीरीज़ अब कंटिन्यूस रहेगी। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आपके पेपर्स में आएंगे, उस हिसाब से जितना शॉर्ट में हो सकेगा फटाफट थ्योरी का रिवीजन इसके अंदर होगा। और क्वेश्चंस के लिए सारे के सारे आपके DPP वाले जो चल ही रहे हैं अपने लेक्चर्स, ठीक है, उसके साथ में देखेंगे। यदि और कुछ नया आइडियाज़ आएगा तो उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्लीज़ सिंथेसिस के साथ बने रहिए। ओके, टेक केयर, बी सेफ।